नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9वीं में इतिहास के अंदर प्रकरण नंबर 8 उद्योग तथा व्यापार के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो आइए चलते हम अपने लेसन की तरफ। इस पाठ में हम स्वातंत्रोत्तर कालखंड के उद्योग तथा व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत स्वतंत्र होने के बाद औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 1948 में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना की गई। इसके तहत अनेक परियोजनाओं को दीर्घावधि ऋण उपलब्ध करवा देना मुख्य उद्देश्य था। 1954 में औद्योगिक क्षेत्र का अधिक विकास होने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई। तो आइए चलते हम भारत में कौन से उद्योग प्रमुख थे, उन उद्योगों के पीछे क्या कारण था। तो सबसे पहले वस्त्रोद्योग। देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में वस्त्रोद्योग का योगदान लगभग 14% है। वस्त्रोद्योग में यंत्र, करघा और हथकरघा का समावेश होता है। हथकरघा उद्योग श्रम प्रधान है। तो टेक्सटाइल कमेटी एक्ट 1963 में वस्त्रोद्योग समिति की स्थापना की गई। यह समिति देश के बाजारों और निर्यात के लिए तैयार किए जाने वाले वस्त्रों की गुणवत्ता निश्चित करने का कार्य करती है। कब एक बना टेक्सटाइल कमेटी का? 1963 में। और कितने प्रतिशत है उत्पादन में उद्योग का योगदान? 14%। तो रेशम उद्योग को देखें। इस उद्योग का कार्य वस्त्रोद्योग मंत्रालय के अंतर्गत चलता है। बेंगलुरु के सेरीबायोटिक रिसर्च लेबोरेटरी में रेशम के कीड़ों की प्रजातियों का और शहतूत के वृक्षों की अनुसंधान किया जाता है। यह उद्योग प्रमुखतः जम्मू कश्मीर राज्यों में चलता है। इस तरह इस उद्योग का विस्तार आदिवासी बहुल राज्यों में भी किया गया है। उसके बाद पटसन यानी जूट। ये पटसन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत में बड़ी मात्रा में पटसन का निर्यात होता है। पटसन से कपड़ा, बोरे, सुतली आदि वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद चलते हम हस्तशिल्प। यह श्रम प्रधान क्षेत्र है। अधिक रोजगार क्षमता, कम निवेश, अधिक लाभ, निर्यात को प्राधान्यता और अधिक विदेशी मुद्रा के कारण हस्तशिल्प क्षेत्र में शिल्पकारों को रोजगार मिला हुआ है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कारागारों के बाजार में काम उपलब्ध करवा देने के लिए दिल्ली हाट जैसी बाजार प्रणाली अनेक शहरों में शुरू की गई है। उसके बाद वाहन उद्योग। वाहन उत्पादन में भारत प्रमुख देश है। भारत में 40 देशों में वाहन निर्माण किए जाते हैं। भारत के वाहन उद्योग को सनराइज क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत का ट्रैक्टर उद्योग विश्व में सबसे बड़ा उद्योग माना गया है। 1/3 ट्रैक्टरों का उत्पादन भारत देश ही करता है। भारत के ट्रैक्टर तुर्किस्तान, मलेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के देशों में निर्यात किए जाते हैं। उसके बाद चलते हम सीमेंट उद्योग की तरफ। गृह निर्माण और बुनियादी संरचना के विकास में सीमेंट उद्योग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तकनीकी ज्ञान से संबंधित सर्वाधिक प्रगत उद्योगों में यह उद्योग है। वर्तमान में भारत विश्व में सीमेंट निर्माण उद्योग में महत्वपूर्ण देश बन गया है। उसके बाद चमड़ा उद्योग। यह भारत का सबसे बड़ा तथा निर्याताभिमुख उद्योग है। नमक उद्योग। भारत नमक उद्योगों में भी प्रमुख देश रहा है। भारत में नमक का वार्षिक उत्पादन 200 लाख टन होता है। आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन 60 लाख टन होता है। साइकिल उद्योग में देखें तो साइकिल उत्पादन भारत में विश्व में अग्रसर है भारत, जिसमें पंजाब, तमिलनाडु राज्यों में साइकिलों का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। लुधियाना शहर देश का प्रमुख साइकिल उत्पादन केंद्र माना गया है। तो भारत नाइजीरिया, मेक्सिको, केनिया यानी केन्या, युगांडा, ब्राजील आदि देशों को साइकिल निर्यात करता है। उसके बाद आते चलते खादी का उद्योग। खादी तथा ग्रामोद्योग। ग्रामीण भाग के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोजन की स्थापना की गई। इस आयोग के तहत ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक उद्योग, हस्त उद्योग,
कुटीर उद्योग तथा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध साधन सामग्री तथा मानव का विकास हो, मानव संसाधन के उपयोग में लाने वाले लघु उद्योगों का विकास हो, रोजगार ऐसे निर्मित माध्यम से गांव स्वावलंबी बने, ये उसके प्रमुख उद्देश्य थे। उसके बाद आते हैं कृषि के तरफ। भारत में पारंपरिक तथा आधुनिक पद्धति से कृषि की जाती है। कृषि के अनेक कार्य बैलों की सहायता से भी होते। उसी तरह जोताई, बुवाई से लेकर कटाई, मढ़ाई आदि कार्य यंत्रों द्वारा किए जाते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय कृषि और कृषि पर आधारित अन्य कार्य। गांव में, देहातों में कृषि तथा पशुपालन व्यवसाय चलता है। कृषि के कार्य और कृषि उत्पादन पर 70% समाज निर्भर है। भारत की जनता 70% कृषि के ऊपर निर्भर है। कृषि उद्योग में पुरुषों के साथ महिलाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। भारत में कृषि व्यवसाय विविध मौसमों में चलता है। खेतों में अनेक तरह की फसलें ली जाती है। प्रमुख रूप से ज्वार है, बाजरा है, गेहूं है, चावल है, दाल है, तिलहन है इत्यादि। उसी के साथ साथ कपास और गन्ना पर भी प्रक्रिया कर कपड़ा और शक्कर उद्योग भी चलते हैं। कृषि से ही फलों और शाक सब्जियों की बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है। वर्तमान समय में इस पर प्रक्रिया करने वाले अनेक उद्योग चल रहे हैं। कृषि से मनुष्य की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। कृषि व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में बैंक और सहकारी संस्थाओं द्वारा किसानों को ऋण दिया जाता है। पंचायत समिति द्वारा कृषि संबंधी सुधार के लिए प्रशिक्षण देना, कृषि शहर और किसान सम्मेलन जैसे योजना आयोजित करना, कृषि औजारों, बीजों और खादों की आपूर्ति करना, कृषि विश्वविद्यालय की विस्तार सेवा विभाग द्वारा किसानों को मृदा परीक्षण, फलोद्यान, नर्सरी, मत्स्य व्यवसाय, मुर्गी पालन, बकरी पालन, गाय भैंस पालन, दुग्ध व्यवसाय का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जिला व्यवसाय मार्गदर्शन संस्था की ओर से मार्गदर्शन दिया जाता है। उत्पादित माल के संग्रह हेतु गोदाम, वेयरहाउस निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। भारत खाद्यान्न और फसल पद्धति में आत्मनिर्भर तो हो रहा है। भारत में टपक सिंचन और जैविक कृषि जैसी आधुनिक पद्धति से कृषि की जा रही है। भारत सरकार की नीति चौथा पंचवार्षिक योजना के तहत, चौथी जो पंचवार्षिक योजना हुई उसके तहत कागज उद्योग, औषधि उद्योग, मोटर ट्रैक्टर उद्योग, चमड़े की वस्तुएं, वस्त्रोद्योग, खाद्य प्रक्रिया उद्योग, तेल, रंग, शक्कर आदि उद्योगों पर ध्यान दिया गया। वर्ष 1970 में औद्योगिक अनुज्ञप्ति नीति के अनुसार 5 करोड़ रुपयों की अधिक निवेश लगाने वाले सभी कारखानों को बाहरी क्षेत्र में लाना निश्चित किया गया। सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षण न रहते हुए भारी उद्योगों में निवेश करने की स्वतंत्रता बड़े औद्योगिक संस्थानों और विदेशी कंपनियों को देश के निश्चित किया गया। इस नीति के अनुसार वर्ष 1972 के अंत तक सरकारी पंजीयन कार्यालय में 3,18,000 लघु उद्योग पंजीकृत किए गए। उसके बाद चलते हम खनिज संसाधन की तरफ। देश के औद्योगिक विकास में लोहा और पत्थर का कोयला, इन दो खनिजों की आवश्यकता उपलब्धता होती है। इसका बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में लोहा, मैग्नीज, कोयला, खनिज तेल आदि का पर्याप्त भंडार पाया जाता है। उसके बाद वन संसाधन की तरफ चले तो ध्यान में आता है इस पर आधारित उद्योगों के लिए सरकार में कुछ वन आरक्षित रखे। वनों के रक्षण का काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर करती है। स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। निर्माण कार्य, कागज, अखबारी कागज, रेशम, माचिस, औषधियां, वनस्पति, शहद, लाख, रंगकाम के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री आदि उद्योगों के लिए भी आवश्यक है। उसके बाद आते हैं मत्स्य उद्योग। नदी, नहर, तालाब, सरोवर जैसे मीठे पानी और सागरीय जल में मिलने वाली मछलियों से मत्स्योत्पादन होता है। इस व्यवसाय में संवर्धन के लिए बंदरगाहों का निर्माण, पुराने बंदरगाहों का विकास, मत्स्य बीज केंद्र, मत्स्य व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र तैयार किए गए। उसके बाद पर्यटन उद्योग। अब ये पर्यटन हमने पिछले इसमें भी कक्षा 10 में भी देखेंगे। भारत को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त है। देश के कोने कोने में विविध धर्मों के प्रार्थना स्थल, तीर्थस्थल, नदियों के संगम, किले, गुफाएं, इसीलिए देश विदेश से नागरिक भारत में पर्यटन हेतु वर्ष भर आते रहते हैं।
पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटन के लिए आवास और यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस स्थानों पर विविध वस्तुओं की बिक्री और होटल व्यवसाय बड़ी मात्रा में चलता है। पर्यटकों को संबंधित क्षेत्र की जानकारी देने के लिए कुछ स्थानों में मार्गदर्शक होते, गाइड जिसे हम कहते हैं। कुछ दुर्गम स्थलों पर वाहन पहुंच नहीं पाते, उस स्थलों पर वहां के स्थानीय लोग पारिश्रमिक लेकर पर्यटकों की सहायता करते हैं। इससे बेरोजगार निर्माण होता है। व्यापार, आयात और निर्यात। वर्ष 1951 में योजना प्रारंभ होने के बाद औद्योगिक वस्तुओं और उनके लिए लगने वाले कच्चे माल की आयात बड़ी मात्रा में बढ़ने लगी। भारत में यंत्र सामग्री, लोहा, खनिज तेल, खाद्य और औषधि आदि का आयात किया जाता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्यात को बढ़ावा दिया। भारत के निर्यात में चाय, कॉफी, मसाले के पदार्थ, सूती कपड़ा, चमड़ा, जूता, मोती तथा मूल्यवान हीरे आदि वस्तुओं का समावेश भी होता है। आंतरिक व्यापार क्या है? आंतरिक व्यापार में देखें तो भारत का आंतरिक व्यापार रेल मार्ग है, जल मार्ग है, सड़क और विमान मार्ग से चलता है। मुंबई से कोलकाता, कोचीन से चेन्नई, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है। आंतरिक व्यापार में कोयला, कपास, सूती कपड़ा, चावल, गेहूं, कच्चा पटसन, लोहा, इस्पात, तिलहन, नमक, चीनी आदि वस्तुओं का समावेश होता है। देश के उद्योग धंधों में होने वाले विकास के कारण जीवन और रहन सहन की स्तर ऊंचा होता है। रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो देश के प्रगति में इनकी सहायता होती है। अगले पाठ में हम भारतीय लोगों के बदलते जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बदलता जीवन भाग 1 को देखेंगे, प्रकरण नंबर 9 को। और ये जो प्रश्न उत्तर है पाठ 8 के, सो आपको पूर्णता कापी में लिखने हैं और प्रश्न उत्तर पूर्ण करने हैं उद्योग तथा व्यापार के। तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो। धन्यवाद।